हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका। चलिए आज चार गाफ रूल हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। चार गाफ की फाइंडिंग्स रिलेटेड क्वेश्चन इससे आ जाता थोड़ा सा ट्रिकी। क्या कहते हैं चार गाफ? चार गाफ्स आप कहते हैं चार गाफ्स रूल अकॉर्डिंग टू चार गाफ्स फाइंडिंग, चार गाफ्स हाइपोथेसिस, चार गाफ पॉस्टुलेशंस, चार गाफ रूल। चार गाफ ने क्या कहा? चार गाफ ने कहा प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन बेस पेयर्स आर इन इक्वल अमाउंट इन डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो बेस पेयरिंग बन रही है, एक इधर का स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजिनस बेस अपने अपोजिट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजिनस बेस के साथ पेयरिंग करता है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अगर ये एडिनिन और थाइमीन है तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर ये साइटोसिन और ग्वानिन है तो इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा? डबल स्ट्रैंड डीएनए में अगर इधर प्यूरिन है तो इधर पायरिमिडीन है, अगर इधर पायरिमिडीन है तो इधर प्यूरिन है। ये प्यूरिन, ये पायरिमिडीन, ये प्यूरिन, ये पायरिमिडीन, और अगर इधर पायरिमिडीन तो इधर प्यूरिन। ये बात समझ लीजिए। तो हमेशा क्या होगा? बेस पेयरिंग जो हुई है, प्यूरिन्स का नंबर अगर 120 प्यूरिन्स तो 120 पायरिन। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन बेस पेयर्स आर इन इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट में होंगे बेसिस। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन के जो बेसिस है एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, थाइमिन, इक्वल अमाउंट में होंगे इन डबल स्ट्रैंड डीएनए, दैट इज एडिनिन और ग्वानिन। बेस पेयर यहाँ क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि भैया ए और जी बेस पेयर हो गए। बेस का जोड़ा, प्यूरिन्स के बेस का जोड़ा, केवल प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में क्या आ रहा है? एडिनिन और ग्वानिन। तो ए प्लस जी इज ऑलवेज इक्वल टू द सी प्लस टी। ए प्लस जी इज ऑलवेज इक्वल टू द सी प्लस टी। अगर ये डबल स्ट्रैंड डीएनए में 140 एडिनिन और 320 ग्वानिन, टोटल सम टोटल 460, 140 और 320, तो इन दोनों का टोटल भी 460 ही होगा, 420 नहीं होगा, धोखाधड़ी नहीं होगी, 460 ही होगा। और उसमें एडिनिन की मात्रा टी के बराबर और जी की मात्रा सी के बराबर। इसलिए बोला जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से वहाँ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फंसा लेते हैं वो लोग। प्यूरिन्स एंड pyrimidines बेस पेयर आर इक्वल अमाउंट, दैट इज एडिनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। ठीक है। ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, और हम कह सकते हैं ए प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी इज इक्वल टू 1, और सी प्लस टी डिवाइडेड बाई, अगर इसको ऊपर लिख दीजिए, अरे भाई 12/12 1, तो ये वाला 12 या ये वाला 12 कुछ पहले लिख लो। ए जी, ए प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी, वो भी एक है। सी प्लस टी डिवाइडेड बाई ए प्लस जी, वो भी एक है। ओके, पहला आपको क्लियर। दूसरे पे आइए। मोलर अमाउंट ऑफ एडिनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर अमाउंट ऑफ थाइमिन। ए हमेशा टी के बराबर होगा। सिमिलरली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। इसी तरह से जी हमेशा सी के बराबर होगा। शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट इक्विमोलर पोजीशन, इक्विमोलर प्रपोर्शन, सॉरी पोजीशन नहीं प्रपोर्शन। डबल स्ट्रैंड डीएनए में जितने शुगर के मॉलिक्यूल उतने ही फॉस्फेट के मॉलिक्यूल। एटी बेस पेयर्स आर रेयरली इक्वल टू, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान से सुन लीजिए। एटी बेस पेयर ए और टी और सी और जी, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए में इनकी मात्रा या इनकी मात्रा बराबर नहीं होती। बहुत रेयरली कोई ऐसा बन जाए चांस कोइंसिडेंस की बराबर नहीं होती। द रेशियो ऑफ ATCG इज वेरिएबल बट कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज। वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट है स्पीसीज के लिए। इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डीएनए, जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं डीएनए किस सेल से लिया गया है उसको पहचानने के लिए। जब आपको ये पता है कि मैन के जो डीएनए कंटेंट है वो ATCG रेशियो है 1.55 है, और हमने आपको कोई सोर्स से डीएनए निकाल के दिया और आपने उसका ATCG रेशियो निकाला 1.55 है, तो ये इस बात का इंडिकेटिव है कि ये मैन की सेल का हो सकता है। इकोलाई में 0.93 है। तो ये 2 बातें याद रख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में लेस देन 1 होता है ATCG रेशियो। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा चुका है कई बार अलग अलग PMT में, कि अगर आपको किसी सेल का डीएनए निकाल के दिया, आपने उसका एनालिसिस किया, केमिकल कंपोजिशन जाना, आपने देखा ATCG रेशियो इज लेस देन 1, देन व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दैट द सोर्स ऑफ डीएनए इज द प्रोकैरियोटिक सेल। उससे इस बात की हम लोग को पता लगता है कि ये जो सेल से निकाला गया है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल से निकाला गया डीएनए में ATCG रेशियो हमेशा 1 से लेस होगा। कान खोल के सुन लो। द रेशियो इज लेस देन 1 इन प्रिमिटिव सेल, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, वेयर एज इट इज ऑलवेज लेस मोर देन 1। यहाँ पे लेस देन 1 नहीं, यहाँ पे मोर देन 1 होना चाहिए। इट इज ऑलवेज मोर देन 1 इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में 1 से ज़्यादा होगी। इट इज ऑलवेज मोर, हाँ ठीक तो है,
इट इज़ ऑलवेज मोर इन यूकैरियोटिक सेल, ये अलग यूकैरियोटिक सेल की ये बात है। यूकैरियोटिक सेल इट इज़ ऑलवेज मोर देन 1 और प्रोकैरियोटिक सेल में ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, अब आपको ये याद रख लेना, इकोलाई के लिए 0.93 वैल्यू है, मैन की सेल के लिए, ह्यूमन बींग के सेल के लिए 1.55 है। द प्रपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA वॉज रिवोल्यूशनरी। वेरी सून फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी। प्रपोजिशन, प्रस्तावना, डबल हेलिक्स DNA के स्ट्रक्चर की जो प्रस्तावना वॉटसन एंड क्रिक ने दी वो अपने आप में एक रिवोल्यूशन थी, क्रांतिकारी कदम था। बहुत जल्दी फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया सेंट्रल डोगमा। मॉलिकुलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोगमा का प्रपोजिशन फ्रांसिस क्रिक ने किया, विच स्टेट्स दैट, जो ये बताता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आनुवंश की जानकारी फ्लो होती है, चलती है, कहाँ से कहाँ, DNA से RNA पे जाती है, RNA से प्रोटीन पे जाती है। ये सेंट्रल डोगमा होता है। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम द RNA टू DNA। कुछ वायरसेस ऐसे मिलेंगे जिनमें इंफॉर्मेशन, जानकारी का फ्लो DNA से RNA, नॉर्मल ये है सेंट्रल डोगमा, और RNA के ट्रांसलेशन से बन गई प्रोटीन। लेकिन कह रहा है कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनमें आप देखेंगे कि RNA से बन जाएगा DNA, RNA से DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA बनना ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। DNA के स्ट्रैंड पे RNA का सिंथेसिस, RNA बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। और RNA के पास जो गुप्त जानकारी आ गई, गुप्त क्या है, गुप्त ये ट्रांसलेट हो गया, वो जानकारी ट्रांसलेशन हो गई, प्रोटीन बन गया। ठीक, ये प्रोसेस आप कार में बैठते हो, फर्स्ट गियर लगाते हो, कार आगे बढ़ जाती, कार पीछे आ जाए, RNA से DNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA से DNA का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द RNA टू DNA, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। द एंजाइम इन दिस रिएक्शन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस रिएक्शन में, RNA से DNA बनने के रिएक्शन में जो एंजाइम होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। जैसा कि आप HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस विच इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV पॉजिटिव एजेंट है एड्स का, उसमें भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलता है। मतलब कहना चाहते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन HIV वायरस दिखाता है। ठीक है, सेलिएंट फीचर ऑफ द DNA डबल हेलिक्स, मुख्य बातें। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विद द शुगर फॉस्फेट फ्रॉम द बैकबोन, नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। तो ये 2 आपकी चेनें हैं, इस चेन में बैकबोन किसकी बनी, रीढ़ की हड्डी, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। और अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेसेज हैं। तो एक का मुंह इधर, 5th पोलैरिटी, 3rd पोलैरिटी, 5th पोलैरिटी, दूसरे स्ट्रैंड का मुंह इधर। ये हो गया आपका 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना डबल स्ट्रैंड DNA है। डबल स्ट्रैंड DNA में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल, एक का मुंह इधर, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो दूसरे का मुंह भी इधर होता, पैरेलल होते, एक का मुंह इधर तो एक का मुंह इधर, ये एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल है। जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बना रहा, और ये बेस प्रोजेक्ट इनसाइड द हेलिक्स। द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, 2 चेनें जो हैं एंटी पैरेलल है। इफ़ वन स्ट्रैंड हैज़ अ 5' to 3' पोलैरिटी, अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' एंड टू 3' एंड है तो दूसरे की 3' एंड टू 5' एंड है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। द बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स आर कनेक्टेड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये आपका बन गया शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ये अंदर की तरफ है नाइट्रोजनस बेस, और इधर भी ये चल रही शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये अंदर की तरफ है नाइट्रोजनस बेस। इन 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में बन जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेंगे, अगर इधर वाले स्ट्रैंड पे A है तो इसके अपोजिट हमेशा T आएगा, उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और अगर इधर G है तो इसके सामने C आएगा, और इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इक्वल लेयर नंबर नहीं है। A के अपोजिट हमेशा T, एडिनिन के अपोजिट हमेशा T, और G के अपोजिट हमेशा C। इस स्ट्रैंड पे C है तो इधर G है, इस स्ट्रैंड पे T है तो इधर A है। और A और T के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड from the opposite strand and vice versa. Hydrogen bonds forming base pair. Adenine always forms 2 hydrogen bond with thymine from the opposite strand and vice versa. ऐसा ही होगा. Guanine forms 3 hydrogen bond with cytosine from the opposite strand and vice versa. उल्टा
लेना देना। देयरफॉर अ प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विद द पाइरिमिडीन, इसलिए हम कह सकते हैं प्यूरिन के अपोजिट हमेशा पाइरिमिडीन आएगा, और अगर इधर पाइरिमिडीन है तो इधर ग्वानिन, इधर मतलब ये प्यूरिन आएगा। तो प्यूरिन के अपोजिट हमेशा पाइरिमिडीन ऑन द अदर स्टैंड गिविंग राइज टू अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस, इसलिए ये जो डायमीटर है हमेशा 2 नैनोमीटर रहेगा, क्योंकि प्यूरिन्स डबल साइक्लिक है, पाइरिमिडीन सिंगल साइक्लिक है। व्यास जो है इसका तने का नहीं भैया, डबल स्ट्रैंड डीएनए का हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि हमेशा प्यूरिन्स के अपोजिट पाइरिमिडीन आएगा। द 2 स्ट्रैंड्स क्वाइल इन अ राइट हैंडेड फैशन, अब ये जो स्ट्रैंड है इनकी जो क्वाइलिंग हो रखी है, कैसी हो रखी है क्वाइलिंग, राइट हैंडेड मोड ले रखे हैं उन्होंने। तो एक स्ट्रैंड उसके साथ ही दूसरा स्ट्रैंड, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ये जो क्वाइलिंग कर रहे हैं, एक क्वाइलिंग इस तरह से हो रही है कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के आपस में नहीं गुत्थम गुत्था, एक कॉमन एक्सिस के चारों तरफ लिपटे हुए हैं दोनों स्ट्रैंड। दे डिडंट वाइंड अराउंड ईच अदर बट अराउंड द कॉमन एक्सिस। ईच टर्न ऑफ अ हेलिक्स, अब ये टर्न आपको पिछली बार भी बताई थी, इसको ऐसे बना लेते हैं टर्न को कि जहाँ से चले थे घूम के फिर वहीं आ गए। ये 360 डिग्री रोटेट हो गए, लेकिन क्योंकि सीढ़ी है ऊपर चढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेस भी हो गए, थोड़ा सा विस्थापित हो गए। घूम के फिर आप उसी बिंदु पे आ गए, लेकिन ऊपर चढ़ गए 360 डिग्री हो गए। तो जितना आप डिस्प्लेस हो गए वो है उसकी पिच, वो 3.4 नैनोमीटर है और 34 एंगस्ट्रॉम है, कंसिस्टिंग ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड। और आप 10 सीढ़ी के डंडे चढ़ जाओगे तो एक टर्न से जहाँ से घूम के आप वहीं आ गए 3.4 नैनोमीटर डिस्प्लेस हो गए, उनके बीच में 10 बेस पेयर है। तो 10 बेस पेयर का डिस्टेंस अगर 3.4 नैनोमीटर है तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपने। द हेलिक्स इज स्टेबल बिकॉज ऑफ द बेस पेयर, हेलिक्स स्टेबल है बेस पेयरिंग होने के कारण, और ये बेस पेयरिंग जो है एक के ऊपर दूसरा बेस का तल आ रहा है जिससे कि उसको स्टेबिलिटी दे रहा है। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक बेस के तल के ऊपर दूसरे बेस का तल ऐसे, और हाइड्रोजन बॉन्ड उनके बीच में, जिससे कि ये स्टेबल हो जाता है, मॉलिक्यूल डिटोरिएट नहीं होता। द प्रपोजिशन ऑफ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवोल्यूशनरी। अब इस बात की जब प्रस्तावना दी गई कि डबल स्ट्रक्चर डीएनए है और बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया गया, तो जेनेटिक इम्प्लीकेशन द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग, तो इस बात से जो हम आनुवंशिकी से संबंधित जो निष्कर्ष निकाल सकते थे वो अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। तो जय जय हुई जब इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने ये दिया। तो 1953 आप याद रख लीजिएगा, जिसमें इन्होंने फ्रांसिस क्रिक ने ये जिसमें इन्होंने इनका स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का। तो अब नया टॉपिक आपका है सेंट्रल डोगमा। 2 मिनट सांस ले लीजिए, पानी पी लीजिए, ब्रेक के बाद मिलता हूँ। टिल देन गुड लक, गुड बाय।